नियति, आज शाम शालू आ रही है, जरा कुछ अच्छा बना लेना खाने में। अच्छा, क्या खाएगी वो? पास्ता बना लेना और देखना थोड़ा अच्छे से बने, उसे पास्ता बहुत पसंद है। वैसे भी वो खुद इतना बढ़िया पास्ता बनाती है कि उसका टेस्ट ना थोड़ा अलग है। अच्छा, तुम्हें उसका टेस्ट भी याद है? अरे हाँ, कितनी बार तो साथ में खाया है। वो सच में बहुत अच्छा बनाती है। हम्म। और हाँ, ड्राइंग रूम भी एक बार देख लेना, टेबल पर जो सामान पड़ा है उसे हटा देना, सोफे के कुशन भी ठीक कर देना। घर साफ सुथरा लगे, बस कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और कुछ? अगर टाइम मिले तो चाय के साथ कुछ स्नैक्स भी बना लेना। बस? ये फूलों की सजावट भी कर दूं? अरे अब तुम मजाक क्यों कर रही हो? नहीं नहीं, मजाक नहीं कर रही हूँ। फिर? सोच रही हूँ, ये सब बातें तुम मेरे लिए भी कभी कहते हो या सिर्फ शालू के आने पर ही याद आती है? अरे यार, तुम ना बात का मतलब बदल रही हो। नहीं नहीं, मतलब बिल्कुल साफ है। वो मेरी दोस्त है, इतने दिनों बाद घर आ रही है, इसलिए कह दिया कि सब ठीक रहे। इतने दिनों बाद? हाँ तो? परसों भी तो आई थी। अरे वो तो थोड़ी देर के लिए आई थी। और कल? कल तो वो शहर से बाहर थी। मतलब सिर्फ एक दिन नहीं आई, वरना तो रोज ही किसी न किसी बहाने यही होती है ना। अरे दोस्त है मेरी, उसका आना जाना लगा रहता है। मुझे उसके आने से दिक्कत नहीं है शिवम। फिर दिक्कत किस बात से है? दिक्कत इस बात से है कि उसके आने से पहले तुम पूरे घर की जिम्मेदारी मुझे याद दिलाने लगते हो। अरे मैं तो बस कह रहा था कि घर ठीक ठाक रहा है। घर तो रोज भी यही रहता है, मैं रोज ही संभालती हूँ, लेकिन आज पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे मेरा काम घर संभालना नहीं है, तुम्हारी दोस्त को इम्प्रेस करना है। तुम ना बेवजह सोच रही हो। सच में? हाँ। पिछले महीने मेरी मम्मी आई थी, तब तुमने एक बार भी नहीं कहा था कि नियति कुछ अच्छा बना लेना, घर अच्छे से सजा लेना, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तब तो तुमने बस इतना कहा था कि जो बना है वही ठीक है। अरे दोनों बातों को मत मिलाओ ना। मैं नहीं मिला रही हूँ, फर्क तुम खुद कर रहे हो। तो मैं ध्यान रखने के लिए बोल रहा हूँ, तो क्या गलत हो गया? ध्यान रखना गलत नहीं है। फिर? गलत ये है कि तुम्हें उसकी पसंद, उसका टेस्ट, उसकी आदतें सब याद रहती है, लेकिन कभी ये याद नहीं रहता कि तुम्हारी पत्नी भी पूरा दिन इसी घर में लगी रहती है। उससे भी कभी पूछ लिया करो कि उसे किसी चीज की जरूरत है क्या। मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं। यही तो बात है ना शिवम, उसके लिए तुम बिना सोचे इतना सब सोच लेते हो और मेरे लिए सोचने की जरूरत भी महसूस नहीं करते। नियति जोर जोर से बोल रही होती है, उसी समय शालू आ जाती है। क्या बात है, बाहर से ही तुम्हारी आवाज आ रही थी, सब ठीक तो है? अरे शालू आ गई तुम? शिवम आगे बढ़कर शालू को गले लगा लेता है। अरे पहले ये बता, हुआ क्या है? नियति इतनी तेज तेज क्यों बोल रही थी? अरे कुछ नहीं यार, आज पता नहीं मेरे कानों को क्या हो गया, मुझे कोई बात ना ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी, इसीलिए ये बार बार ऊंची आवाज में बोल रही थी। अच्छा, ऐसा है क्या? मुझे लग रहा है एक कान पूरा बंद हो गया। तब तो आज मुझे भी तुम्हारे कान के पास आकर बोलना पड़ेगा, नहीं तो मेरी बातें भी नहीं सुनोगे। बिल्कुल, वरना तुम भी बोलोगे कि मैं इग्नोर कर रहा हूँ। नियति चुपचाप उन्हें देखती रहती है। वैसे डॉक्टर को दिखा देना, कान की बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अरे 2 घंटे में अपने आप ठीक हो जाएगा। तुम ना हर चीज में डॉक्टर खुद ही बन जाते हो। उसी समय रेखा बाहर आती है। अरे शालू बेटा, तुम कब आई? नमस्ते आंटी। खुश रहो। इतनी जल्दी कैसे आ गई? क्या करो आंटी, मैं अपने दोस्तों के बिना ज्यादा देर रह ही नहीं पाती। जो काम था जल्दी जल्दी निपटाया और सीधा यहाँ चली आई। बहुत अच्छी बात है, अपना ही कर समझा करो। आप तो पहले दिन से यही कहती है। अरे क्योंकि तुम हो ही ऐसी, जहां जाती हो वहां रौनक आ जाती है। बिल्कुल सही कहा मम्मी। नियति बिना कुछ बोले सब सुनती रहती है। अच्छा, अब इतनी भी तारीफ मत कीजिए वरना मुझे ही शर्म आने लगेगी। अरे इसमें शर्म कैसी, अच्छी बात है तो कहूंगी। चलो अंदर बैठते हैं। हाँ, बहुत बातें करनी है। नियति वहीं खड़े उन्हें देखती रहती है। ये तो मुझे पहले से पता है कि तुम अपने दोस्त के बिना ज्यादा दिन नहीं रह सकती। एक दिन भी दूर रहना मुश्किल हो जाता है तुम्हारे लिए। अरे नियति खड़ी क्यों, आओ ना बैठो हमारे साथ। तुम लोग बैठो, मैं रसोई देख रही हूँ। अगर मदद चाहिए तो बता देना, मैं आ जाऊंगी। नहीं, मेरी आदत है अपना काम खुद करने की। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। नियति रसोई की तरफ बढ़ती है। अभी तो बड़ी सीधी बन रही है, लेकिन मैं सब समझ रही हूँ। हर वक्त इस घर में आने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती है। इसे लगता है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। अब बहुत हो गया, अब इसे मैं जरूर बताऊंगी कि किसी और के घर में इतनी ज्यादा दखल देने का क्या मतलब होता है। रात हो जाती है, शालू अपने घर जाने के लिए निकलने को होती है। अरे बाप रे, ये तो अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। और तो कुछ दिख भी नहीं रहा। दरवाजा बंद करो, पूरा पानी अंदर आ रहा है। शालू वापस अंदर आ जाती है। लगता है थोड़ा रुकना पड़ेगा। हाँ, 5-10 मिनट रुक जाते हैं, शायद बारिश हल्की हो जाए। कुछ देर तक तीनों बाहर देखते रहते हैं, लेकिन बारिश तो और तेज होती जाती है।
मैं कैब बुक कर लेती हूँ। वो मोबाइल निकाल कर देखती है, अरे कोई कैब ही नहीं मिल रही। इतनी बारिश में मिलना मुश्किल है। और मिल भी गई तो इतनी तेज बारिश में भेजने का मन नहीं करेगा। कोई बात नहीं आंटी, थोड़ी देर बाद देखती हूँ। और थोड़ी देर के बाद भी अगर बारिश नहीं रुकी तो फिर देखेंगे। रेखा हंसते हुए बोली, देख शालू एक बात कहूँ? जी आंटी। आज की रात यहीं रुक जा। अरे नहीं नहीं आंटी, मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगी। कैसी तकलीफ? तू तो अपने घर जैसी है। अरे हाँ भाई, इसमें मना करने वाली क्या बात है? और एक बात बोलूं? बोलिए। अब तो मुझे लगता है तू हमेशा के लिए यहीं शिफ्ट हो जा। क्या? मम्मी, अरे मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सोच कर देख। वैसे भी दिन भर तो यहीं रहती है, अपने घर तो सिर्फ 2-4 घंटे के लिए सोने जाती है। हाँ ये बात तो सही है। ऊपर से हर महीने का बेकार का किराया भी देती है। जब रहना यहीं है तो अलग घर का खर्चा उठाने का क्या फायदा? आंटी आप ही ना कैसी बात कर रही हैं? अरे इसमें गलत क्या काम है ना? ऐसा आइडिया बुरा नहीं है शालू। तुम भी शुरू हो गए। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। पर मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में कह रही हूँ। इस घर में एक कमरा खाली है, जब मन हो आ जाया कर, अपना ही घर समझ। नहीं आंटी, इतना भी क्या, अपना बना ले कि लोग बातें बनाने लगे। अरे लोग तो बिना बात भी बोलते हैं, उनकी फिक्र करके जीना छोड़ देंगे क्या? फिर भी रोज रोज रहना ठीक नहीं लगेगा। चला आज की रात तो यहीं रुक जा, बाकी शिफ्ट होने वाली बात बाद में सोच लेंगे। शालू कुछ पल सोचती है। ठीक है आंटी, आज मम्मी को फोन करके बता देती हूँ कि बारिश की वजह से यहीं रुक रही हूँ। बस यही समझदारी है। नियति अब तक चुपचाप सब सुन रही होती है। मजाक मजाक में माँ जी ने कितनी बड़ी बात कह दी। शिफ्ट हो जा, यहीं रह ले, अलग घर की जरूरत क्या है? क्या उन्हें जरा भी एहसास नहीं कि मैं भी इसी घर की बहू हूँ? मेरे रहते हुए मेरी सौतन को इसी घर में बसाने की बात हो रही है। आखिर माँ जी ने ऐसा क्यों किया? शालू नियति के घर ही रुक जाती है। अगला दिन होता है। रेखा शालू के कमरे में सुबह 5 बजे जाती है और उसका दरवाजा जोर जोर से खटखटाती है। शालू बेटा उठ जा। हाँ कौन? मैं हूँ बेटा, दरवाजा खोल। आंटी जी अभी तो बहुत अंधेरा है, कितने बजे? 5 बजे। 5 बजे? हाँ बेटा। इतनी सुबह क्यों उठा दी? आज तो ऑफिस नहीं जाना है। अरे ऑफिस नहीं जाना, लेकिन घर तो है ना। मतलब? हमारे घर में घर की औरतें जल्दी उठती है, यही सालों से नियम है। लेकिन आंटी मैं तो छुट्टी के दिन थोड़ा देर से उठती हूँ। मैं अपना घर में उठती होगी, यहाँ सबकी चाय पूजा और रसोई का काम सुबह से ही शुरू हो जाता है। थोड़ी देर बाद उठ जाओ क्या? नहीं बेटा, एक बार देर हो गई ना तो पूरा काम पीछे हो जाता है। चल जल्दी से फ्रेश होकर आ जा। आंटी मेरी आंखें भी ठीक से खुल नहीं रही है। अरे 2 मिनट में खुल जाएगी, चल उठ जा, मुझे दोबारा ना आना पड़े। हाँ? शालू मन मारकर बाथरूम की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर बाद, शालू तैयार हो गई? जी हो गई। अच्छा पहले मंदिर में आ जा, पहले भगवान की पूजा होती है, उसके बाद रसोई का काम शुरू होता है। जी। दोनों पूजा करके बाहर आती है। अच्छा शालू एक काम और करना पड़ेगा। जी आंटी। आज नियति की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, रात में सिर दर्द बता रही है। ओह, अब कैसी है वो? आराम कर रही है। अच्छा, इसलिए ना आज नाश्ता तू बना दे। मैं? हाँ बेटा। आंटी मैं तो कभी कभी अपने लिए बनाती हूँ, इतने लोगों का नाश्ता। अरे तू तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, शिवम भी तेरी कितनी तारीफ करता है। अरे वो तो बस ऐसे ही बोल देता है। चल आज उसकी तारीफ सच साबित कर दे। ठीक है, क्या बनाना है? आलू के पराठे बना ले। इतनी सुबह पराठे? हाँ शिवम को बहुत पसंद है, साथ में दही और चाय भी बना देना। जी। हे भगवान, मैं तो सिर्फ एक रात रुकने आई थी, यहाँ तो सुबह 5 बजे से ड्यूटी शुरू हो गई। अभी तक बैठकर एक कप चाय भी आराम से नहीं पी और काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर रोज ऐसा करना पड़े तो सच में मुश्किल हो जाएगी। शालू बेटा हाथ मत रोक, सब लोग अभी उठने वाले हैं, नाश्ता तैयार होना चाहिए। जी जी आंटी बना रही हूँ। शालू नाश्ता बनाकर बैठती है कि तभी रेखा शालू को बुलाती है। शालू बेटा जरा इधर आना। जी आंटी। एक छोटा सा काम था। जी बताइए। तू मुझसे लंबी है ना, तो जरा मेरे साथ जाले साफ करवा देना, मेरा हाथ ऊपर तक पहुंचता नहीं। शालू ऊपर छत की तरफ देखती है। अभी? हाँ बेटा, कई दिनों से सोच रही थी साफ करवा दो, लेकिन हो नहीं पा रहा। अच्छा ठीक है आंटी। ले ये स्टूल पकड़, मैं नीचे से संभालती हूँ। शालू स्टूल पर चढ़कर जाले साफ करने लगती है। बस वही कोना भी रह गया। हाँ हाँ उधर ऊपर भी कर दे। हाँ जी, और दरवाजे के ऊपर भी देख लेना, वहां भी ना थोड़ा जाला दिख रहा है मुझे। अच्छा। कुछ देर बाद, आंटी
हो गया। अच्छा, अरे वैसे याद आया। क्या? पंखे भी तो साफ करने थे। अभी? हाँ बेटा, जब स्टूल निकला ही हुआ है तो ये काम भी हो जाएगा। आंटी देखिए, मैं तो अभी नहा कर आई हूँ, पंखे साफ करूंगी तो पूरी धूल मेरे ऊपर गिर जाएगी। अरे तो क्या हुआ बेटा? फिर से नहाना पड़ेगा। अरे गर्मी का मौसम है, नहा लेना फिर से। लेकिन अरे बेटा, पानी की कोई शॉर्टेज नहीं है यहाँ पर, इतना नहीं सोचते। जा पहले काम कर ले। ठीक है आंटी। देख बेटा, घर का काम है, घर में रहने वाले नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जी बात तो सही है। और वैसे भी तू अपनेपन से काम करती है, इसलिए मुझे तुझसे कहने में संकोच नहीं होता। जी। शालू स्टूल पर चढ़कर एक एक पंखा साफ करने लगती है। कुछ ही देर में उसके बालों और चेहरे पर धूल जम जाती है। आंटी ये आखिरी पंखा है। हाँ बेटा, बस ये भी हो जाए तो आज का बड़ा काम निपट जाएगा। हो गया आंटी। शालू सारा काम निपटाकर हॉल में आती है। उसके चेहरे पर साफ थकान दिखाई दे रही होती है। शिवम सोफे पर बैठा मोबाइल देख रहा होता है। अरे आखिर मैडम को फुर्सत मिल ही गई। अरे मत पूछो, आज तो कमर टूट गई। शिवम हंसते हुए उठता है और शालू को गले लगा लेता है। तभी रेखा वहां आ जाती है। क्या बातें हो रही है? कुछ नहीं मम्मी, शालू कह रही थी आज बहुत थक गई। अरे शुरुआत में ऐसा ही लगता है बेटा, 2-4 दिन में आदत पड़ जाती है। शालू हल्का सा मुस्कुरा देती है। अच्छा शालू सुनो, कल हमें ऑफिस के लिए थोड़ा जल्दी निकलना है तो सुबह देर मत करना। रेखा तुरंत बीच में बोल पड़ती है। लेकिन बेटा, अगर शालू तुम्हारे साथ ऑफिस चली जाएगी तो नाश्ता और दोपहर का खाना कौन बनाएगा? अरे मम्मी, वो तो नियति बना देती है ना रोज। हाँ वो तो बनाती है, फिर लेकिन अब शालू भी तो हमारे साथ रहने वाली है, उसे भी तो घर के काम में हाथ बटाना पड़ेगा ना। शालू चौंक कर रेखा को देखने लगती है। मैं? हाँ बेटा, घर में 2 लोग हो और सारा काम एक ही करे, ये भी तो ठीक नहीं लगता ना। और सुन शालू, मेरी मान, अब ये नौकरी वोकरी छोड़ दे। नौकरी छोड़ दूं? हाँ, हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती, घर संभालती है। शिवम हैरानी से रेखा को देखने लगता है। मम्मी बहू, अब क्या बोल रही है? अरे वही जो मैं कई महीनों से देख रही हूँ। मतलब? अरे मुझे सब समझ में आता है। तुम दोनों जिस तरह एक दूसरे की परवाह करते हो, घंटों बातें करते हो, मिलते ही गले लग जाते हो, ये सब कोई अनजान नहीं करता। आंटी आप शायद। नहीं बेटा, मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। मम्मी आप गलत समझ रही हैं। बिल्कुल नहीं, मैं माँ हूँ, अपने बेटे की आंखें पढ़ना जानती हूँ। शिवम और शालू एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। और शिवम, तू बिल्कुल चिंता मत कर। किस बात की? मैंने नियति से बात कर ली है। क्या बात? अरे मैंने उसे समझा दिया है कि जब 2 लोग एक दूसरे को पसंद करते हो तो बीच में नहीं आना चाहिए। शिवम का चेहरा उतर जाता है। तलाक के कागज भी बनवा लिए थे, उससे साइन भी करवा लिया। क्या? आंटी आपने ऐसा कैसे कर दिया? अरे सब सोच समझ कर किया है। नियति अब तुम दोनों के बीच नहीं आएगी। थोड़ी देर में अपने मायके जा रही है, फिर कुछ दिनों बाद मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। शिवम और शालू चौंक कर रेखा को देखते रह जाते हैं। उसी समय नियति अपना बैग और एक सूटकेस लेकर हॉल में आती है। नियति ये क्या है? मेरा सामान। लेकिन कहाँ जा रही हो तुम? जहां आपके रास्ते में ना हो। अरे कैसी बात कर रही हो? शिवम रेखा की तरफ मुड़ता है। मम्मी ये सब क्या हो रहा है? और आपको किसने कह दिया कि मेरे और शालू के बीच में कुछ चल रहा है या हम दोनों शादी करना चाहते हैं? अरे किसी के कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी बेटा, जो अपनी आंखों से देखा वही समझ लिया। क्या देखा आपने? हर वक्त शालू की तारीफ, उसकी पसंद का ध्यान, आते ही गले मिलना, घंटों साथ बैठना। और शालू भी तो पूरा दिन यही रहती है। इसमें पूछने जैसा बचा ही क्या था? मम्मी ये सब हमारे लिए बिल्कुल सामान्य है, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नहीं शिवम, ये सामान्य नहीं है। शिवम उसकी तरफ देखता है। दुनिया में सिर्फ आप दोनों ही लड़का लड़की दोस्त नहीं है, और भी बहुत लोग दोस्त होते हैं, लेकिन हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है। वो जानते हैं कि सामने वाला शादीशुदा है, इसलिए उसकी पत्नी को कभी असहज महसूस नहीं होने देते। शिवम चुप हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या था? हर बात में शालू, हर फैसले में शालू, हर दिन शालू। अगर तुम्हें इतना बुरा लग रहा था तो तुम मुझसे खुलकर बात करती। कितनी बार? मतलब मैंने एक बार नहीं, कई बार बात की। हर बार आपने यही कहा कि तुम बेवजह सोच रही हो, वो सिर्फ दोस्त है, तुम बात बढ़ा रही हो। अब शिवम के पास कोई जवाब नहीं होता। जब इंसान की बात बार बार अनसुनी होने लगे तो वो बोलना ही छोड़ देता है। नियति अपना बैग उठाती है। अब बहुत हो गया, मुझे जाने दीजिए। जाने दे बेटा, शालू तो है ही इस घर को संभालने के लिए। शालू तुरंत बोल पड़ती है। आंटी प्लीज, ये आप क्या कह रही हैं? मैं कहाँ फंस गई? अरे फंसी कहाँ हो, मैं तो तुम्हारी भलाई की बात कर रही हूँ।
लेकिन मैंने कभी शिवम को उस नजर से देखा ही नहीं, हम सिर्फ दोस्त है। शिवम आगे बढ़कर नियति के सामने खड़ा हो जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। नियति मेरी पत्नी थी, है और हमेशा रहेगी। लेकिन तलाक के कागज? शिवम रेखा के हाथ से कागज लेता है। इन कागजों की मेरे लिए कोई कीमत नहीं है। वो वहीं सबके सामने कागज फाड़ देता है। शिवम, बिना मुझसे पूछे मेरे रिश्ते का फैसला कोई नहीं करेगा। वो नियति की तरफ देखता है। नियति की आंखें भर आती है। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरी दोस्ती ही हमारी परेशानी की वजह है, तो आज के बाद मैं शालू से बात भी नहीं करूंगा। नहीं। क्या? मुझे आपकी दोस्ती से कोई दिक्कत नहीं है। दोस्ती गलत नहीं होती। फिर? बस दोस्ती में मर्यादा होनी चाहिए। आपकी पत्नी को कभी ये महसूस नहीं होना चाहिए कि उसकी जगह कोई और ले रहा है। अगर हमारी शादी की मर्यादा बनी रहे तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो भी हो, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। तुम कहीं नहीं जा रही हो बस। अरे मयंक की माँ, जल्दी से तैयार हो जा। चलना नहीं है क्या? गुरुजी के आश्रम में आज हमारी स्पेशल ड्यूटी लगी है। अरे चल रही हूँ। जरा चाकू तो रख लूं साथ में। आज 25 किलो कद्दू काटना है मुझे वहां पे। हाँ तो जल्दी जल्दी तैयार हो जा, देर हो रही है। माँ जी अब जा रही हैं क्या? सुनिए ना, 2-4 बर्तन पड़े हैं, जरा धो देती। आज काम वाली नहीं आएगी। मैं सोच रही हूँ झाड़ू पोछा कर लूं, आप जरा बर्तन धो लीजिए ना। अरे ना बहू, हाय रे, मेरी तो कमर इतनी दर्द कर रही है, खड़ा भी नहीं हुआ जाता मुझसे काम वाम नहीं होगा आज। तो एक काम कर, ऑनलाइन काम वाली बुला ले, 100 रुपए दे के। माँ जी वो तो मुझे भी पता है कि बुलाई जा सकती है, लेकिन कभी कभी अगर घर में थोड़ा काम करना पड़े तो कर दिया कीजिए ना। अरे बहुत काम किए मैंने अपने जीवन में बहू, अब नहीं होता मुझसे, तो मैं क्या करूं। चलो ठीक है माँ जी, आप रहने दीजिए, मैं ही देख लेती हूँ। और हाँ सुन, शाम को जब मयंक आए ना तो बोल देना पापा से 500 रुपए मांग ले, आज आश्रम में दान भी करना है। ये कैसा हिसाब है? घर के लिए पैसे नहीं, दान के लिए फौरन याद आ जाता है। शाम को मयंक घर आता है थका हारा। सृष्टि उसे खाना परोसती है। क्या हुआ सृष्टि, आज मूड ऑफ लग रहा है तेरा? मयंक सुनो ना, माँ पापा सुबह आश्रम गए थे, कह रहे थे घर का काम नहीं होगा उनसे, कमर दर्द है, और शाम को दान के लिए 500 रुपए भी मांग रहे हैं तुमसे। अरे यार वो तो धार्मिक काम है, कर लेने दे, तू क्यों टेंशन लेती है इसमें? मयंक मैं टेंशन नहीं ले रही हूँ, बस इतना पूछ रही हूँ कि जब घर में जरूरत पड़ती है तो कमर दर्द याद आ जाता है, और बाहर के काम में एनर्जी कहाँ से आ जाती है। अरे छोड़ ना यार, माँ बाप है, उनका दिल है तो करते, तो बात का बतंगड़ मत बना। ठीक है, नहीं बनाती। अगले दिन सास की सहेली घर आती है चाय पीने। सास पूरे जोश में बातें करती है। अरे भाभी जी आपकी तो बहुत तारीफ सुनी है आश्रम में, बहुत सेवा करती हो आजकल। हाँ भाई, सेवा तो करनी ही चाहिए, इंसान को समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए कि नहीं। माँ जी घर के लिए भी तो कुछ कर लिया कीजिए ना कभी कभी। ये बहू है ना, मेरी हर बात में टोकती है। अरे बहू, घर तो तेरी जिम्मेदारी है, मैं अब उस उम्र में नहीं हूँ कि झाड़ू पोछा करूँ, मेरा तो अब सिर्फ भगवान का काम है। अरे भाभी जी बहू तो बड़ी लकी है आपकी, इतना समझदार बेटा है, ऐसी सास है, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं। बेटा तेरे तो मजे हैं। सृष्टि सोचती है कितने मजे है, तू आ जा ना मेरी जगह मजे करने। भाई हाँ, वो तो है। जा बहू जरा प्याज की पकौड़ी तल्ला और बताओ बहन जी। खैर रात को सृष्टि और मयंक की बात होती है। मयंक, आज तुम्हारी माँ ने फिर सबके सामने बोल दिया कि घर मेरी जिम्मेदारी है, उनकी नहीं। अरे यार सृष्टि, तू क्यों दिल पे लेती है ये सब बातें? माँ का स्वभाव तो जानती है ना। जानती हूँ इसलिए तो चुप रहती हूँ, पर मैं कभी तुम भी तो बोल सकते हो ना माँ से कि घर में थोड़ा हाथ बटाया करे। कुछ दिनों के बाद मौसी के घर शादी की तैयारियां जोरों पर है। सास 1 हफ्ता पहले ही पहुंच जाती है, बैग उठाए, दुपट्टा कमर में खोसे। दीदी आ गई तू? अरे तेरे बिना तो ये शादी हो ही नहीं सकती थी। अरे बहन तेरे लिए तो जान भी हाजिर है, ये शादी की टेंशन तो कुछ भी नहीं है। बता क्या क्या करना है, मैं लग जाती हूँ फौरन। अगले दिन से सास सुबह 6 बजे उठकर मिठाई बनाने में जुट जाती है। पूरे दिन बेसन के लड्डू, गुलाब जामुन, सफाई, मेहमानों की खातिरदारी, सब में आगे आगे। मौसी जी आप तो थक जाएंगी, बैठ जाइए थोड़ी देर। अरे नहीं रे, मुझे तो काम करने में ही मजा आता है, बैठे बैठे तो जी घबराता है मेरा। तभी सृष्टि और मयंक भी शादी में पहुंचते हैं। सृष्टि सास को इतना काम करते देखकर हैरान रह जाती है। अरे सृष्टि बेटा, तेरी सास को देख जरा, कैसे सुबह से लगी हुई है काम में। तू भी कुछ सीख इनसे, तुझे तो घर पे बड़ा आराम मिलता होगा, है ना? हाँ भाई हाँ, ऐसे सास किस्मत वालों को मिलती है। सृष्टि तो बड़ी लकी है। हाँ आंटी जी बिल्कुल। अरे बहन, अब काम तो करना ही है, कौन सी बहुत बड़ी उम्र हो गई है मेरी,
मैं तो कहती हूँ इंसान के हाथ पैर चलते रहने चाहिए, मुझसे तो बैठा ही नहीं जाता। काम ना करो तो मेरा गुजारा ही ना चले। सृष्टि दूर खड़ी ये सब सुनती रहती है चुपचाप। वो मन ही मन सोचती है, यहाँ इतना दम है काम करने का, घर पे आते ही कमर पकड़ लेगी। शादी से लौटकर मयंक अपने पापा के पास जाता है। पापा जरा 5,000 रुपए चाहिए थे, सैलरी अभी आई नहीं है और बाइक की किस्त की डेट निकली जा रही है। अरे बेटा मेरे पास तो अभी कोई पैसे वैसे नहीं है, पेंशन आने में टाइम है अभी। पापा प्लीज बस इस बार, नहीं तो लेट फीस लगेगी। अरे नहीं बेटा सच में नहीं है, तो कहीं और से देख ले, दोस्त वोस्त से। मयंक उदास होकर कमरे में चला जाता है। तभी पिता के मोबाइल पर फोन आता है। सर नमस्ते, हम प्रीमियम सीनियर सिटीजन क्लब से बोल रहे हैं। आपको स्पेशल मेंबरशिप ऑफर दे रहे हैं, फ्री हेल्थ चेकअप, हर महीने पिकनिक, 5 स्टार होटल में डिस्काउंट और भी बहुत कुछ। सिर्फ 1 लाख रुपए में लाइफ टाइम मेंबरशिप। अरे वाह ये तो बढ़िया है। ठीक है भाई बताओ पेमेंट कैसे करनी है। पिता पत्नी के पास जाकर खुशी से बताते हैं। सुनो एक क्लब की मेंबरशिप आई है, बड़ा बढ़िया ऑफर है, फ्री ट्रिप्स, हेल्थ चेकअप, सब कुछ। अरे वाह, फिर तो मैं भी लूंगी मेंबरशिप। अकेले तुम क्यों मजा लो, मुझे भी साथ ले चलना पिकनिक पे। हाँ भाई हाँ, करवाएंगे तो हम दोनों के साथ में ही करवाएंगे। दोनों तुरंत मोबाइल निकालकर 2 लाख रुपए ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं बड़े इत्मीनान से। मयंक ये सब देख रहा होता है कमरे के दरवाजे से। चुपचाप अंदर आकर सृष्टि से कहता है, देख सृष्टि मैंने 5,000 मांगे तो पापा के पास पैसे नहीं थे, और अभी इन्होंने 2 लाख किसी अनजान फोन कॉल पे उड़ा दिए। मयंक अब तो बोलो कुछ, मैं तो कब से कह रही हूँ पर तुम हमेशा टाल देते हो। यार समझ में नहीं आता, माँ बाप है, कुछ कह भी तो नहीं सकता ठीक से। कहना तो पड़ेगा मयंक, वरना ऐसे ही चलता रहेगा। घर के लिए पैसा नहीं है पर बाहर वालों की बातों में आकर लाखों उड़ा देते हैं। मयंक चुप हो जाता है, कुछ सोचता हुआ बालकनी में चला जाता है। अंदर ही अंदर एक फैसला पकता हुआ महसूस होता है उसके चेहरे पर। अगली सुबह मयंक हिम्मत जुटाकर पापा के कमरे में जाता है। सृष्टि दरवाजे के पास खड़ी होकर देखती रह जाती है। पापा एक बात पूछनी थी आपसे। कल मैंने 5,000 मांगे थे, आपने कहा पैसे नहीं है, पर शाम को ही 2 लाख रुपए मेंबरशिप में दे दिए, ये कैसे हो गया? अरे वो अलग बात है बेटा, वो तो इन्वेस्टमेंट जैसा है, हमारे बुढ़ापे के लिए फायदेमंद है। पापा इन्वेस्टमेंट है या नहीं ये तो बात की बात है, पर मुझे तो साफ मना कर दिया बिना सोचे समझे, और उस अनजान कॉल पे भरोसा करके 2 लाख दे दिए, वो भी 2 मिनट में। देख मयंक, मैं अपने पैसों का क्या करूं ये मेरी मर्जी है। तुझे हर बार हिसाब नहीं दूंगा मैं। हिसाब नहीं मांग रहा हूं पापा, बस इतना पूछ रहा हूं, जब बेटे को जरूरत हो तो पैसे नहीं और बाहर वालों की बातों में आकर लाखों उड़ा दो, ये कहाँ का इंसाफ है? बहुत बोलने लगा है तो आजकल, पहले तो कभी ऐसे बात नहीं करता था। जरूर बीवी ने सिखाया ये सब। तभी सास कमरे में आती है, शोर सुनकर कहती है, क्या हो रहा है यहाँ? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो दोनों? अरे देख ना, तेरा बेटा मुझसे मेरे पैसों का हिसाब मांग रहा है, कह रहा है मेंबरशिप क्यों ली। मयंक, ये क्या तरीका है बात करने का? बाप से शर्म नहीं आती तुझे? मम्मी मैं गलत तरीके से नहीं पूछ रहा हूँ, बस इतना कह रहा हूँ कि मुझे जरूरत थी तो पैसे नहीं थे घर में, और वहां लाखों निकल आया। अरे तो क्या हुआ अगर हमने अपने पैसों से मेंबरशिप ली? ये हमारी मेहनत की कमाई है, हम जहां मर्जी लगाए। तुझे इतना ही शौक है पैसों का तो खुद कमा, बाप से क्यों मांगता है हर बार? मम्मी मैं हमेशा मांगता नहीं रहता हूँ, बस एक बार जरूरत पड़ी है तो पूछा। हाँ, बस यही प्रॉब्लम है आजकल के बच्चों की, जरा सी बात में माँ बाप को गलत ठहरा देते हैं। हमने तुझे इतना बड़ा किया, कभी हिसाब मांगा तुझसे? और तू अब हमसे हिसाब मांग रहा है। मयंक चुप हो जाता है, कुछ कहने की कोशिश करता है पर रुक जाता है। बिल्कुल सही कह रही है तेरी माँ, आजकल के बच्चे बस अपना ही सोचते हैं। सृष्टि दरवाजे से अंदर आती है और धीरे से बोलती है, मम्मी जी मयंक गलत बात नहीं कह रहे, बस दुख हुआ है उन्हें इसीलिए बोले। ए बहू, तू तो बीच में बोली मत, ये माँ बेटा का मामला है, तेरा इसमें कोई काम नहीं। सृष्टि चुप हो जाती है, मयंक की तरफ देखती है जिसकी आंखों में गुस्सा भी है और बेबसी भी। सृष्टि ने आखिरकार एक छोटी सी जॉब साइन कर ली पास ही की एक बुटीक में, सुबह 10 से शाम 5 बजे तक। पहले दिन जब वो तैयार होकर निकल रही थी तो सास ने टोका, यह क्या बहू, नौकरी वोकरी करने लगी? अब घर गृहस्थी संभालनी के बाहर भागना है? माँ जी घर की जरूरतें बढ़ गई है, इसलिए सोचा थोड़ा हाथ बटा दूं मयंक जी का। ठीक है, तेरी मर्जी। पहले हफ्ते में ही फर्क दिखने लगा। सृष्टि सुबह जल्दी खाना बनाकर निकल जाती, पर अब निकाल कर देने के लिए, गर्म करके परोसने के लिए वक्त नहीं होता था उसके पास। पहले दिन दोपहर को सास किचन में आती है।
अबे खाना तो बना है पर निकाल कर कौन दे, अब इस उम्र में मुझे ही डिब्बे खोलने पड़ रहे हैं। अरे भाग्यवान, जरा जल्दी गरम करके दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। अब मुझे क्या पता कौन सी सब्जी में क्या डाला है, ठंडा ही खा लो आज। शाम को सृष्टि जब घर लौटती है, सास पड़ोस की आंटी के सामने ही शिकायत शुरू कर देती है। अरे बहन जी क्या बताऊं, बहू तो नौकरी करने लगी है ना, खाना बना देती है सुबह पर निकाल के देने वाला कोई नहीं। कभी ठंडा खाना खाना पड़ता है, कभी रोटी कम पड़ जाती है, कभी तो खाना ही नहीं खाया दोपहर को। हाय राम, ये तो गलत बात है भाभी जी। माँ जी आप चाहे तो खुद निकाल के खा सकती थी, इतना मुश्किल भी नहीं था। मुझसे नहीं होता बहू ये सब, मेरी तो आदत भी नहीं रहे ऐसे खुद खुद करने की। सृष्टि कुछ नहीं कहती, कमरे में चली जाती है। मयंक बाद में उसे समझाते हुए कहता है, छोड़ना सृष्टि, तो परेशान मत हो, माँ का स्वभाव है ऐसे ही बात का बतंगड़ बनाना। मयंक मुझे बुरा नहीं लगता काम से, पर जब हर छोटी बात को इतना बड़ा करके बोला जाता है ना सबके सामने, तो सुनकर अच्छा भी नहीं लगता। अरे तू टेंशन मत ले, मैं हूँ तेरे साथ, जो भी बोले तू अपना काम कर, सही तो कर रही है तू। इधर सृष्टि जो भी सैलरी लाती पूरी की पूरी मयंक को दे देती। ये लो मयंक, इस महीने की सैलरी, घर का किराया और राशन में लगा देना, थोड़ी मदद हो जाएगी तुम्हारी। थैंक यू सृष्टि, सच में बहुत हेल्प हो जाती है इससे। लेकिन घर में ससुर के खर्चे कम नहीं होते। एक दिन ससुर नए कपड़े लेकर आते हैं, ब्रांडेड शर्ट, महंगी घड़ी। देख भाग्यवान, कितनी बढ़िया घड़ी लिया मैंने, क्लब में सब देखेंगे तो इम्प्रेस हो जाएंगे। वाह जी वाह, बहुत सुंदर है, मुझे भी ना अगली बार साड़ी दिलवाना वैसी वाली जो शालिनी के पास है। मयंक ये सब सुनता है पर कुछ नहीं बोलता, बस एक गहरी सांस लेकर चला जाता है। धीरे धीरे मोहल्ले में बातें फैलने लगती हैं। एक दिन पड़ोस की दो औरतें आपस में बात कर रही होती है और सास सुन लेती है। अरे सुनना तुमने, इस घर के बड़े तो बड़े मजे कर रहे हैं, क्लब मेंबरशिप, 5 स्टार होटल, महंगे कपड़े, और बेचारी बहू बेटा दोनों छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं गुजारे के लिए। हाँ भाई, बहू को भी काम पे जाना पड़ रहा है बेचारी, बड़े बूढ़े तो ऐश कर रहे हैं ऐश। ये क्या बकवास कर रही हो तुम दोनों, हैं? हमारे घर की बात हमारे घर में तुम्हें क्या मतलब? अरे भाभी जी हम तो बस बात कर रहे थे, बुरा मत मानिए। बुरा क्यों ना मानू, पीठ पीछे मेरे परिवार के बारे में बात करते हो, शर्म नहीं आती? इस तरह की झड़प के बाद सास 2-3 पड़ोसियों से बोलचाल ही बंद कर देती है। पर अजीब बात ये थी कि सास खुद बाहर हमेशा एक्टिव रहती है। सुबह शाम पार्क में वॉक, गार्डन में पौधे लगाना, कभी किसी पड़ोसी की तबीयत खराब हो तो उसकी मदद करने पहुंच जाना। एक सुबह पड़ोस की शर्मा आंटी को सास मदद करती दिखती है। भाभी जी आपने तो मेरा बहुत काम आसान कर दिया, इतनी मदद कर दी आपने। अरे कोई बात नहीं बहन, पड़ोसी ही तो काम आते हैं मुश्किल में। पर वही सास घर लौटकर अगर सृष्टि घर पर नहीं होती तो एक रोटी तक नहीं बनाती। उस दिन मयंक ऑफिस से जल्दी आ जाता है, देखता है घर में खाना नहीं बना, माँ सोफे पर बैठी टीवी देख रही है। मम्मी खाना नहीं बनाया? अरे मुझसे नहीं बनता रोज रोज, सृष्टि आएगी तो बनाएगी। मम्मी आप तो शर्मा आंटी की इतनी मदद कर आई सुबह, घर में अपने लिए 2 रोटी नहीं बना पाए? तू भी बहू का ही साथ देगा ना हमेशा? मयंक कुछ जवाब नहीं देता, बस किचन में जाकर खुद मैगी बना लेता है। रात को सृष्टि आती है थकी हुई, मयंक उसे देखकर सारी बात बताता है। सृष्टि आज माँ ने फिर खाना नहीं बनाया, वो थक गई थी, वो सुबह शर्मा आंटी की मदद करने गई थी ना, तुम ही देख लो कुछ, या फिर। कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ अभी। नहीं सृष्टि तुम बैठो, आज मैं बनाता हूँ, तुम बहुत थक गई होगी। और सुनो, तुम परेशान मत हो इन बातों से, मैं समझता हूँ तुम क्या झेल रही हो। थैंक यू मयंक, बस तुम्हारा साथ चाहिए, मुझे इतना ही काफी है। मयंक उसका हाथ पकड़ लेता है, दोनों चुपचाप किचन की तरफ बढ़ जाते हैं। बाहर सास की आवाज टीवी पर आ रहे किसी सीरियल के साथ गूंज रही होती है। एक दिन सुबह सास को अचानक तेज बुखार चढ़ जाता है, सिर भारी, हाथ पैर में दर्द, बिस्तर से उठा नहीं जाता। आए राम, ये क्या हो गया अचानक? मयंक के पापा जरा पानी तो दो। अरे तबीयत ज्यादा खराब लग रही है तुम्हारी, तो डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं अभी इतना जरूरी नहीं है, बस थोड़ी मदद चाहिए, कोई आ जाए तो अच्छा रहेगा। सृष्टि सुबह ऑफिस के लिए निकलने वाली होती है, कमरे में झांकती है। माँ जी तबीयत ठीक नहीं लग रही है आपकी, मैं छुट्टी ले लूं क्या आज? मैं नहीं, तू क्यों छुट्टी लेगी, तेरी नौकरी है, वो भी जरूरी है, मैनेज कर लूंगी मैं, चिंता मत कर। पक्का ना माँ जी? मैं शर्मा आंटी को बोल दूं आपके पास आ जाए थोड़ी देर के लिए? उसे बोल दे, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा मदद को। सृष्टि निकल जाती है।
ससुर भी क्लब की किसी मीटिंग के लिए तैयार होकर चले जाते हैं। सास अकेली घर में पड़ी रहती है। दोपहर होते होते हालत और बिगड़ जाती है। सास खुद फोन उठाकर शर्मा आंटी को मिलाती है। शर्मा बहन, जरा आ जाओ ना, तबीयत बहुत खराब है मेरी, अकेली हूँ घर में। अरे भाभी जी, बहुत बुरा हुआ, पर मैं ना अभी बेटे के घर आई हूँ शहर से बाहर, कल तक ही लौटूंगी। अब वर्मा जी वाली भाभी को बुला लो ना, वो पास ही है। सास फोन काट कर वर्मा आंटी को मिलाती है। वर्मा बहन, जरा आ जाओगी क्या? तबीयत ठीक नहीं है मेरी। अरे भाभी जी, आजकल ना थोड़ा बिजी हूँ, बेटी की शादी की शॉपिंग चल रही है ना। वैसे भी आप तो पिछली बार वो बात लेकर आई थी ना, पड़ोस वाली, तब से जरा हद है, इतने सालों से मदद करती आई हूँ सबकी, आज खुद जरूरत पड़ी तो कोई नहीं। सास अकेली बिस्तर पर पड़ी रहती है, बुखार से तपती हुई। पानी का ग्लास भी दूर टेबल पर पड़ा रहता है, उठाने की हिम्मत नहीं। हार कर सास कांपते हाथों से सृष्टि को फोन मिलाती है। बहू, जरा घर आजा, तबीयत बहुत खराब है मेरी, अकेली हूँ, किसी ने साथ नहीं दिया। माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैं अभी आती हूँ, बस 10 मिनट में पहुंची। सृष्टि बॉस से बिना पूरी बात किए ही निकल जाती है। रास्ते में मेडिकल स्टोर से दवाई लेती है और भागते हुए घर पहुंचती है। सास को बुखार से तपता देखकर उसका दिल भर आता है। माँ जी, ये क्या हाल बना लिया आपने? इतनी तबीयत खराब थी तो पहले बताया क्यों नहीं? बताया था बहू, सबको फोन किया, शर्मा को, वर्मा को, कोई नहीं आया। तेरे ससुर भी अपनी क्लब मीटिंग में गए हुए हैं। सृष्टि तुरंत पानी का ग्लास लाकर सास को पिलाती है, दवा देती है, माथे पर पट्टी रखती है। लीजिए माँ जी, पहले ये दवा ले लीजिए, फिर मैं खिचड़ी बना देती हूँ आपके लिए। अगले दिन सृष्टि सास को डॉक्टर के पास ले जाती है। हाथ पकड़कर चलाती है, हर जांच में साथ खड़ी रहती है। घर लौटकर पूरे 3-4 दिन सृष्टि ऑफिस नहीं जाती। सुबह शाम सास की सेवा में लगी रहती है। कभी सूप बनाना, कभी दवा का टाइम याद दिलाना, कभी बस पास बैठकर हाथ सहलाना। इधर ससुर अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। क्लब जाना, दोस्तों के साथ लंच, नई शॉपिंग। आज तो क्लब में बहुत मजा आया, नया मेन्यू लॉन्च हुआ है, बहुत टेस्टी था खाना। अच्छा, वो आपका दिन बढ़िया गया। मेरी तबीयत अब सृष्टि की वजह से ही ठीक हो रही है। हाँ, ठीक हो जाओगी बहुत जल्दी। सास मन ही मन सोचती है, इतने सालों का साथ, पर बीमारी में मुड़कर पीछे देखा तक नहीं। सृष्टि रोज सास के पास बैठकर बातें करती। धीरे धीरे सास का दिल पिघलने लगता है। सास ठीक होने के बाद एक दिन सृष्टि का हाथ पकड़कर बैठ जाती है। ओह, माफ कर दो मुझे, मैं बाहर सबकी मदद करती रही, सोचा यही असली सेवा है, पर जब खुद बीमार पड़ी तो कोई पड़ोसी नहीं आया। तेरे ससुर भी अपनी दुनिया में मस्त रहे, तूने ही मेरा साथ दिया, अपनी नौकरी छोड़कर, अपना आराम छोड़कर। अरे माँ जी, ऐसा मत बोलिए, ये तो मेरा फर्ज था। नहीं बहू, फर्ज तो मेरा भी था घर के लिए, जो मैं कभी समझ ही नहीं पाई। अब से मैं तेरे साथ घर संभालूंगी बराबर से। अगले दिन से सास सच में बदल जाती है। सुबह की चाय खुद बनाती, सृष्टि के साथ मिलकर खाना पकाती, घर की सफाई में हाथ बटाती। सुनिए, आपसे क्लब का खर्चा थोड़ा कम कीजिए, वो पैसे घर में लगाएंगे। और सृष्टि बेटा, अब तू नौकरी छोड़ दे, हम दोनों मिलकर घर संभालेंगे, तुझे बाहर थकने की कोई जरूरत नहीं है। सच में माँ जी? हाँ बहू, अब समझ में आ गया है मुझे, अपनों का साथ ही असली दौलत है, बाकी सब तो दिखावा है। मयंक दूर खड़ा ये सब देखता है और मुस्कुराते हुए सोचता है, आखिरकार घर की असली खुशी लौट आई। सृष्टि और सास दोनों मिलकर हंसते हुए किचन की तरफ बढ़ जाती हैं। घर में पहली बार एक अपनापन महसूस होता है।